सम्राटों में विराट है, उससे पूछो तो वो कहे अपनी मिट्टी का दास है। आ गया सूरज बन के। जय हिंद मेरे सभी भाइयों और बहनों। तो आज हम हिस्ट्री के बैच को स्टार्ट करेंगे। हमने पॉलिटी का बैच लमसम हम उसकी वीडियो डाल रहे हैं, आप जाके पॉलिटी को देख सकते हैं। और आज हम हिस्ट्री का जो स्टार्टिंग का फेज था, जिसमें मानो जैसे कैसे कैसे डेवलप हुआ, इसके बारे में हम टोटली पढ़ के ख़त्म कर देंगे। चलिए देखते हैं। इतिहास। देखिए, इतिहास का वर्गीकरण 3 भाग में किया गया है। जैसे छोटा बच्चा होता है या फिर एक बच्चे के जीवन का अगर हम वर्गीकरण करते हैं, तो पहले जब उसका जन्म होता है, तो जन्म से लेके कुछ समय तक एकदम महाबकलोल होता है। ये उसकी बकलोलिंग फेज, एकदम पूरा गधा। तो इसको हम एक अलग छाट देंगे। अब इसके बाद जब थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा सियान हो जाएगा, तो उसको अलग छाट देंगे। अब थोड़ा मतलब यंग एज का हो जाएगा, उसको अलग छाट देंगे। बूढ़ा हो जाएगा, उसको अलग छाट देंगे। तो इसमें जो प्रत्येक जो आप एक गैप देख रहे हैं, यानी कि इसमें छोटा था, तो ये देखिए यहाँ पर है छोटा बच्चा है, यानी कि लमसम छोटा बच्चा है। और यहाँ पर थोड़ा बड़ा है थोड़ा सा बड़ा है, यानी जैसे कि यहाँ 5 साल का, तो यहाँ पे 6, 7, 8, 9 साल का है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ये छोटा बच्चा होता है, बोल नहीं पाता है, सही से चल नहीं पाता है, और ये गदगदा के दौड़ता है, बोलने के तो कह दो कोई आती नहीं है। तो दोनों में काफ़ी फर्क है। अच्छा, जब बड़ा होगा, जब यवन एज में होगा, तब इन दोनों में काफ़ी फर्क होगा भाई। शकल सूरत से भी फर्क होगा और काम धंधे से भी, दोनों में बहुत फर्क होगा। इसके दिन भर काम है खेलना, उसके दिन में काम है भाई पैसा लाओ कहीं से। अब जब बूढ़ा हो जाएगा, तो उसकी अपनी अलग फेज है। और हर जो डिवीज़न है, जैसे कि छोटे बच्चे का अलग डिवीज़न किया गया है, बड़ा बच्चा, फिर जवान होगा, फिर बूढ़ा, तो ये अलग अलग डिवीज़न किया गया है। और हर डिवीज़न एक दूसरे से डिफर है, एक दूसरे में अंतर रखता है। अच्छा, अगर हम कह दें कि छोटा बच्चा बड़ा बच्चा एक ही में डाल दें, देखिए भाई दोनों बड़ा बच्चा और छोटे बच्चे में डिफरेंस है। इसीलिए इतिहास को भी इसी तरीके से कुछ बांटा गया है। इतिहास देखिए अनंत है। अभी 5 मिनट में हम आपको ये बता रहे थे, वो भी इतिहास ही है। लेकिन इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम याद करते हैं, उससे ही हम इतिहास कहते हैं। और बाकी कहने को तो हर चीज़ इतिहास है, लेकिन पढ़ने के मामले में हम इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही पढ़ते हैं। जैसे अभी हम मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इनमें सब में हम महत्वपूर्ण घटनाएं जो उनके बारे में पढ़ेंगे। अब फालतू की जो बीत गई हैं, उनको पढ़ के क्या करेंगे? जो महत्वपूर्ण है, जिनसे हमें कुछ सीख मिले। हिस्ट्री देखिए बेसिकली हमारी उन गलतियों को सुधारती है। हमारे इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, हम जब उसे पढ़ते हैं, दोबारा उस गलती को दोहराए ना, इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से डिवीजन किया गया है हिस्ट्री का भी। हिस्ट्री जब छोटा बच्चा था, तो उसको डाल दिया गया प्रागैतिहासिक में। प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक हटा देते सिर्फ प्राग ऐतिहासिक आप समझ जाइएगा। प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक, आदि ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, हिस्टोरिक, हिस्टोरिक। यहाँ पे हिस्ट्री आप नहीं लिखेंगे, हिस्टोरिक ही लिखेंगे। हिस्ट्री आप तब लिखते, प्री हिस्ट्री आप तब लिखते जब यहाँ होता प्राग इतिहास। यहाँ ऐतिहासिक है तो प्री हिस्टोरिक लिखेंगे, ना कि हिस्ट्री। अच्छा, इसमें एकदम जो मतलब इतिहास नाम का एक
ऐसे अगर इतिहास को एक बच्चा समझे, मतलब एक मानव समझे, तो प्राग ऐतिहासिक उसका मतलब वो एक छोटा बच्चा है, और आदि ऐतिहासिक में थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक हो गया है, थोड़ा चलने फिरने लगा, बोलने चलने लगा, पकड़ पकड़ करने लगा है। ऐतिहासिक में क्या है, अपना फिर जवानी के बाद क्या बुढ़ापा पूरा ऐतिहासिक में है। अच्छा, प्राग ऐतिहासिक में जो था मानव लिखना नहीं जानता था। हमने कहा ना पूरी तरीके से बकलोल था, सेम टू सेम बच्चे की तरह, छोटा बच्चा, उसको कोई मतलब नहीं है सिवाय उसे खाने के। उसको लिखने दे दो वो घेप डालेगा धर के। तो पहले लिखना आता नहीं था। और इसमें प्रोटोस्टेबल लिखना आता था, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक में क्या था, लिखना भी आ चुका है और पढ़ा भी जा चुका है। जो हिस्टोरिक है ऐतिहासिक, वो देखिए प्रोटो हिस्ट्री खत्म हुआ था 1750 में। अब 1750 से लेके जितना भी पीछे का टर्म है, यानी कि 2023 के आगे इनफाइनाइट समझिए, सब ऐतिहासिक में चला जाएगा। अब उसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को याद कर लेते हैं। डेफिनेशन लिखने के आए कि इतिहास क्या है, तो आप यही लिखेंगे इतिहास में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं, बस खत्म। अच्छा, इसके बाद लिखना नहीं जानते थे। और प्राक ऐतिहासिक में जो धातु इस्तेमाल की जाती थी उससे पत्थर लोग इस्तेमाल करते थे। आदि ऐतिहासिक में कांसा का इस्तेमाल करते थे, और ऐतिहासिक में लोहे का इस्तेमाल करते थे लोहा। अच्छा, अब इस्तेमाल करते थे, ठीक है, पत्थर इस्तेमाल करते थे, कांसा इस्तेमाल करते थे, लोहा इस्तेमाल करते थे, लेकिन पत्थर कोई धातु है? ये भी तो बताइए। पत्थर कोई धातु है नहीं, वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलके बना एक ठोस पदार्थ है। इसमें जब हमें पढ़ते हैं पत्थर, यानी कि इसमें जो प्री हिस्ट्री है, प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें पत्थर खोज हो गई थी, ठीक है। अच्छा, जब हम जो एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने इतिहास का बहुत बड़े मतलब बप्पा बनने लगे थे, तो सोचने ने कहा कि हम इतिहास का वर्गीकरण उसमें मिली धातु के हिसाब से करेंगे। तो उन्होंने देखा कि भाई प्राग ऐतिहासिक में लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे, आदि ऐतिहासिक में कांसे का इस्तेमाल करते थे, ऐतिहासिक में लोहे का इस्तेमाल करते थे। इन्होंने देखा कि प्राग ऐतिहासिक में लोग तांबे का भी इस्तेमाल, मतलब तांबे का इस्तेमाल करते थे। अभी आप पत्थर भूल जाइए, ध्यान से पहले सुनिएगा। लोग तांबे का इस्तेमाल करते थे, इसमें कांसे का इस्तेमाल करते थे, इसमें लोहे का इस्तेमाल करते थे। तो इन्होंने पत्थर का पहले ध्यान से बात सुनते रहिएगा, पत्थर का इस्तेमाल करते थे, तो इन्होंने इसका नाम रख दिया पाषाण काल, स्टोन एज। अब इस स्टोन एज के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे कि तांबे की खोज कब हुई। तो अगर हम कह दें प्राग ऐतिहासिक में तांबे खोज होगी तो भी सही है, प्राग ऐतिहासिक में लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे तो भी सही है, लेकिन जो धातु है तो तांबा ही है। तो पत्थर की क्योंकि खोज हुई, पत्थर का मतलब यहाँ पे इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ पाषाण काल हो गया। यहाँ कांसे का इस्तेमाल करते थे तो कांस्य युग हो गया, कांस्य युग। यहाँ लोहे का इस्तेमाल करते थे तो लौह युग हो गया। और ये अभी तक ऐतिहासिक चल रहा है और आगे चलता रहेगा। और अभी फिलहाल लौह युग क्या, अभी तो बहुत से धातुओं की खोज हो चुकी है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मतलब कोई था ही नहीं है, 118 टोटल। तो क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने जो धातु मिली है उनके आधार पर वर्गीकरण कर दिया। अच्छा, एक और थे पप्पा, क्या था, जॉन ब्रुस। अच्छा, ब्रुस है इतना नौटंकी अपना बना के चले गए हैं। अब आगे आने वाली जनरेशन कितनी हाय देती होगी इन लोगों को, यही जानते हैं। नरकम जगह नहीं होगी इनको सबको। पता है क्या जरूरत थी ये बनाने की, पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। सीधे से कहते हैं ना, पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग,
क्रिश्चियन जॉन थॉमसन फालतू नौटंकी नाटक। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं। जॉन ब्रुश ने लिखित आधार पर वर्गीकरण किया। इन्होंने कहा कि प्रागैतिहासिक में, प्री हिस्ट्री में लोग लिखना नहीं जानते थे, ठीक है, तो इसको हम जो लिखना नहीं जानते थे इसको हम एक अलग पार्ट में रखेंगे, उसमें हम इस नाम से वर्गीकरण करेंगे कि इस काल के लोग लिखना नहीं जानते थे। ऐसे कि प्री हिस्ट्री के लोग लिखना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे। अब अगर हम जो आगे वाला काल आएगा यानी कि प्रोटो हिस्ट्री, इसमें लोग लिखना जानते थे लेकिन अभी तक हम पढ़ नहीं पाए, इसमें लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, तो इन्होंने लिखित आधार पर वर्गीकरण किया। वहीं पे क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने धातु के आधार पर वर्गीकरण किया। बस ये जॉन ब्रुश ने एक बढ़िया काम किया, इस वजह से इनको शायद स्वर्ग हो गया हो कि नाम नहीं रखा। अब ये लिखा नहीं किया, अब नाम रख देते ना लिखा काल, इसका लिख देते लिखा गया काल पर लिखा गया फलां, अरे नाम कुछ भी नाम बना देते। तो फिलहाल ये जॉन ब्रुश चाचा इनसे तो ठीक ही है, नाम बना के चले गए हैं। अच्छा, तो प्राग प्री हिस्ट्री में हम जो है मानो के जब एकदम बकलोल कैटेगरी की, महान बकलोल, एकदम बेस्ट 13 प्रो मैक्स क्वालिटी के बकलोल, उसको रखते हैं। आदि ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री में हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। और उसके बाद लोहा है, उससे आर्य, फिर आगे धीरे एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न टोटली खत्म हो जाती है उसी पे। अच्छा, पहले हम प्राग ऐतिहासिक यानी प्री हिस्ट्री को देखते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने ले लिया होगा, चलिए ठीक है। अच्छा, प्री हिस्ट्री यानी कि प्राग ऐतिहासिक, यानी कि प्री हिस्टोरिक। इसमें पत्थरी खोज हुई थी, जिस वजह से इसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल भी स्टोन एज, पाषाण काल या स्टोन एज। अच्छा, इस पाषाण काल में पत्थर का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ और प्राग ऐतिहासिक काल के शुरू होने से एंड तक, सिर्फ प्राग ऐतिहासिक यानी प्री हिस्ट्री के शुरू और एंडिंग, इसी पाषाण काल के जो टाइप आपको बताएंगे उसमें टोटली लिखी हुई है। जो पाषाण काल है इसमें इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो ये 3 कैटेगरी में कुल मिला के बांटा गया है, ठीक है। 3 कैटेगरी, ये चौथी कोई कैटेगरी नहीं है इसमें की, मतलब ये चौथा कोई टाइप है। पहला पूरा पाषाण टाइप है, इंग्लिश में कहेंगे पैलेओलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैलोलिथिक। पूरा पाषाण टाइप है, मध्य पाषाण टाइप है, नवपाषाण टाइप है, लेकिन ताम्रपाषाण कोई टाइप नहीं है। इसमें ये एक एंडिंग फेज है। अच्छा, आपको समझाते हैं, देखिए। प्राग ऐतिहासिक देखिए शुरू हुआ और जब खत्म हो गया, इसके बीच में हमने वर्गीकरण किया, प्राग ऐतिहासिक में वर्गीकरण किया। तो इसमें हमने देखा जो पूरा पाषाण मतलब इतने पार्ट के जो लोग हैं वो हाँ कुछ मतलब एकदम ही 13 प्रो मैक्स थे बकलोल, अब इसमें 12 प्रो मैक्स हो गए, अब इसमें क्या है कि 7 प्रो मैक्स हो गए। अच्छा, तो इसका ना पूरा पाषाण रख दिया, मध्य पाषाण, नवपाषाण, पूरा मध्य नव। और जो एंडिंग फेज बचा है, एंडिंग फेज जिसमें मानो एक विकास की ओर बढ़ रहा था, ये एक विकास की ओर बढ़ रहा था, इस काल को हम डाल देते ताम्रपाषाण काल में। ये एक एंडिंग फेज थी, ये कोई टाइप नहीं है। अच्छा, ये एंडिंग फेज थी,
तो क्या हम इसे उत्तर पाषाण काल कह सकते हैं? देखिए, जैसे अगर मौर्य काल का अंत होने वाला होगा तो उसे हम कहेंगे उत्तर मौर्य काल, और यहां काल कौन सा है? पाषाण काल। उत्तर प्रागैतिहासिक काल भी कह सकते हैं, या फिर लेकिन सही लगता है उत्तर पाषाण काल सही है। तो क्या हम इसे उत्तर पाषाण काल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं ताम्र पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल। अच्छा देखिए, इसमें उत्तर पाषाण काल, अगर कोई भी साम्राज्य का अंत होने वाला हो, मान के चलिए गुप्त साम्राज्य का, तो हम पहले लिखेंगे उत्तर, फिर उस साम्राज्य का नाम जोड़ेंगे उत्तर गुप्त काल, उसका एंडिंग फेज उत्तर मौर्य काल, उत्तर कर्णो काल, उत्तर सातवाहन काल, उत्तर कुषाण काल, उसका जो एंडिंग फ्रेज है उसे हम डाल देंगे इसके उत्तर, या फिर जो काल का नाम होगा उसका नाम। अच्छा, इसके बाद पूरा पाषाण काल इंग्लिश में आप याद के लीजिए ऐसे ही, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैलोलिथिक। अच्छा, जो पूरा पाषाण काल है ये 20 लाख साल पहले, 20 लाख ईसा पूर्व का तो आप शायद मतलब जानते ही होंगे, ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जितना भी काल होगा वो टोटल कहलाएगा BCE, बिफोर कॉमन ईरा, या ईसवी, ईसा पूर्व के जन्म से पहले, ईसा पूर्व से पहले। अब जीरो जाएगा सीधे फिर जीरो में। अब हुआ इस जो जीरो वाला है इसमें इससे शुरू होगा आगे काल, क्योंकि इसी में जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब इसके बाद जो भी काल कहलाएगा वो कहलाएगा एना डोमिनी, ईश्वर का साम्राज्य, एडी। तो अभी जो हम पढ़ेंगे उल्टा पढ़ेंगे, यानी कि 20 लाख से फिर जाएगा 17, 20 से 12, फिर 10, 3, उल्टा चलता है। और जब जैसे कि अभी यहाँ शुरू हुआ, यहाँ 20 लाख साल से शुरू हुआ है, अब 20 लाख से जाएगा सीधे 12 तक, क्योंकि जो पूरा पाषाण काल है ये चला था 20 लाख साल पहले से, और फिर 12 ईसा पूर्व तक, नहीं 20 लाख ईसा पूर्व पहले शुरू हुआ और 12,000 ईसा पूर्व बाद में खत्म हुआ। अच्छा, इसके बाद 12K से 10K तक, 10,000, 12K से 10,000 के तक चला था ये मध्य पाषाण काल, 12K से 10K तक, और नव पाषाण काल 10K से 3K तक, और ताम्र पाषाण काल तो एंडिंग फेज से 10, 15, 20 साल का था। इसमें क्या याद करेंगे, 10 से 3। अच्छा, अब इसके बाद जब हम टोटली ये खत्म कर देंगे, मतलब टोटली प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में जब ईसा मसीह का जन्म हो जाएगा, उसके बाद हम चलने लगेंगे फिर 0, 1, 2। अच्छा, ऐसे कि स्टार्टिंग करें हम 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर 1, 2, 3, 4। अब ऐसे लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, तो 10 आ जाएगा। तो जब ईसा मसीह का जन्म होता है उसको हम 0 से दिखाते हैं। अच्छा, अगर हम पूछें कि इन सभी पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण में से सबसे प्राचीन कौन सा था, तो नॉर्मल सी बात है, पूरा पाषाण काल था, सबसे पहले यही था और सबसे ज्यादा समय तक भी यही चला था। तो दोनों की बात है, एक सबसे ज्यादा समय तक भी चला था और सबसे पुराना भी यही काल था, सबसे पुराना भी पूरा पाषाण काल था, सबसे प्राचीन था तथा सबसे पुराना था, लॉन्ग टर्म था, सबसे लंबे समय तक चला था। अच्छा, पूरा पाषाण में क्या था, मानव एकदम बेस्ट क्वालिटी, प्रो क्वालिटी का गदहा था। गदहा भी उससे थोड़ा बढ़िया होता है। जैसे कि हम लोग इस समय पैसे को जमा करते हैं, पैसे के लिए जूता लात खा लेते हैं, पैसे के लिए गाली सुन लेते हैं, उसी तरह ये लोग
पैसे मतलब खाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। इनका जीवन का मेन मकसद था केवल खाना खाना। खाने को जमा करते थे, कोई मतलब नहीं है। हमारे चाचा है, बुढ़ा गए, आइए आइए आपको भी थोड़ा तल भुन के खाते हैं। फिलहाल तलना भुनना तो अभी जानते नहीं थे, आइए ऐसे कच्चा चबा जाएंगे। तो इसमें जो हमारे मानव था वो आदि मानव था। आदि मानव जंगल में रहते हैं बेसिकली शिकार करके, शिकार यानी कि आखेट करके, आखेट शिकार करके वही जो जानवर लाते थे उसके ऊपर खाते थे आराम से। तो आखेट करता था। और खाद्य संग्राहक, जैसे कि हमने आपको बताया खाद्य संग्राहक, जैसे कि हम लोग पैसे जमा करते वैसे ही ये लोग खाने को जमा करते थे, खाने को स्टोर करते थे। इस काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, सबसे बड़ी चीज जो मिली थी वो थी आग। एक बार क्या हुआ, एक मानव था, जा रहा था। अब भाई वो थोड़ा सोचा चलो यहाँ बैठ के आराम कर लेते हैं। आराम करा, पीछे रखा था पत्थर, ढुलक गया पत्थर और गिरते गिरते पत्थर पे लड़ा टार से, अब चिंगारी निकली, पूरा जलने लगा। तो मानव मालूम था नहीं भाई क्या होता है। अब वही जो मतलब माना था वो अपना बगल में उसके शिकारी का रखा हुआ था, तो लेके वो भागा और शिकार गलती से आग में गिर गया। बाहर भी खा था, कोई कहा हुआ भाई मजा आ गया, पर सोचिए आग लगी कैसे आखिर। तो एक बार ये लोग मार कर रहे थे। एक बार ये उनको मार डीला झाड़ से डीला फेंक रहे, उनके ऊपर डीला फेंक रहे। अब डीला लड़ा पट से, अब चिंगारी निकली, आग जलने लगी। तब इनको मालूम पड़ा और ये दादा रे इससे आग निकली। अब बड़ा खाना पकाने लगे उससे, बड़े हाथ चिकन मटन, चिकन बिरयानी। भाई बिरयानी कहाँ बना पाएंगे, बस ऐसे नॉर्मली पका लिया भरपूर सर। तो आग की खोज हो गई थी और चित्रकारी मानव ने करी थी, मानव ने चित्रकारी सीख ली थी। अच्छा, ये जो मध्य प्रदेश है, ये यहाँ पे टोटल मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक जगह है रायसेन, ये देखिए रायसेन। रायसेन में भीमबेटका गुफा है, भीमबेटका। इसी भीमबेटका गुफा में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी करी थी। सर्वप्रथम मानव ने इसी भीमबेटका गुफा में चित्रकारी करी थी। और चित्रकारी कुछ खास नहीं थी, बस ऐसे ही लेडी पूरी बना दिया। ऐसे एक आदमी है, ये दो हाथ, ये पैर है, ये भाला पकड़े हुए है, और ये जानवर है, पीछे पीठ है, दो पैर दो पैदर, ये बना दिया उन्होंने चित्रकारी। ये भीमबेटका गुफा थी, उसके दीवारों पर की गई थी चित्रकारी। तो कुछ बहुत बड़े तो आर्टिस्ट थे नहीं। अब इसको आप आर्टिस्टिकली समझिए चाहे तो दो समझिए। इसी से हमें मालूम पड़ा है कि मानव उस समय शिकार करता था, क्योंकि ये भाला पकड़े हुए जानवर पीछे जा रहा है, यानी शिकार करता था। अच्छा, यूपीएससी एक खखोरन नौकरी है, उसके जो लोग पेपर बनाते हैं महाखखोरन होते हैं। एक बार सवाल आया कि मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी कहाँ करी, उसमें ना भीमबेटका था ना रायसेन था, उसमें लिखा था अब्दुल्लागंज। अब्दुल्लागंज भी एकदम सही है। देखिए रायसेन में है अब्दुल्लागंज, अब्दुल्लागंज में है भीमबेटका, भीमबेटका से चित्रकारी मिली है। तो अगर आप अब्दुल्लागंज याद कर लीजिए तो अच्छी बात है, या फिर वो छोटे मोटे एग्जाम देने में जैसे कि खलासी चपरासी इन सब का, तो अब्दुल्लागंज नहीं, आप खाली भीमबेटका याद कर लिए, रायसेन में जरूरत नहीं है। तो मध्य प्रदेश में है अब्दुल्लागंज में भीमबेटका जो है, भीमबेटका गुफा में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी बनाई थी। मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी भीमबेटका में करी, ठीक है। तो इतना कुल मिलाए कांड मानव ने किया है पूरा पाषाण काल में। और अच्छा देखते हैं, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो मानव था वो छोटे हथियार का इस्तेमाल करता था। अभी पूरा पाषाण में क्या था, मानव बड़े जैसे शिकार करने जा रहा है, बड़ा पत्थर लिया, देखा जानवर है आ रहा है, उसकी तरफ दौड़ के मारा, उठा गया उधर के, खत्म, टाटा बाय बाय, मार बढ़िया आँच बड़ा मस्त खाया। तो अच्छा, मध्य पाषाण काल में तो मानव को बड़े पत्थर ले जाने में दिक्कत होती थी, तो मानव ने क्या किया, छोटे पत्थर ले जाना चालू किया। छोटे पत्थर, अरे चीज बताइए, छोटे को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्मॉल, ह्यूज या फिर माइक्रो, हम ये माइक्रो लेते हैं, ठीक है। पत्थर क्या कहेंगे, पत्थर से बने हथियारों को लिथ, क्या मिलके बना, माइक्रोलिथ। छोटे हथियार
तो क्या हम मध्य पाषाण काल को यानी कि मेसोलिथिक को माइक्रोलिथ कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो उसको हम किनारे लिख देते हैं माइक्रोलिथ। अभी देखिए अभी थोड़ा उसका इवोल्यूशन हो रहा, थोड़ा बकलोल से इंसान बन रहा है। अच्छा, छोटे हथियार का पत्थर मिले हैं। इस समय मानव ने अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू कर दिया था। अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी कि अंतिम संस्कार शुरू कर दिया था। टोटल 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार होता है गर्भाधान, यानी कि जो माता होती है अपने पेट में पुत्र को जब रखती है, यानी कि पुत्र होता है, उसको बोलते हैं गर्भाधान। और अंतिम संस्कार यानी कि जब मर जाता है तो उसको जो फूंक ताप के अबे गाड़ दिया जाता है, वो होता है अंतिम संस्कार। तो मानव ने अंतिम संस्कार करना सीख लिया। अच्छा, ये 2000 साल का समय तक कितनी लाशें गाड़ी गई होंगी, जिस वजह से हमको इसी काल में लाशों का ढेर भी मिला है। लाशों का ढेर या फिर हड्डियों की अस्थिपंजर का ढेर। आप जो यहाँ पे यूपी देख पा रहे हैं, यूपी, इसी यूपी में यहाँ पर एक प्रतापगढ़ है। यहाँ पर प्रतापगढ़, इसी प्रतापगढ़ में 2 जगहें हैं, एक सराय नाहर और एक महदहाम। इन्हीं दोनों जगहों से हमें लाशों के ढेर मिले हैं, या फिर कह सकते हैं अस्थि पंजर मिले हैं। इन दोनों जगहों से, प्रतापगढ़ में सरायनाहर और महदहाम से। तो ठीक है, हमको लाशों का ढेर सब सारी चीजें मिल गई। अच्छा, अब देखते हैं इसकी खोज किसने करी थी मध्य पाषाण काल की। इसकी खोज करसाइल ने करी थी। करसाइल ने इसकी खोज करी थी। लाशों का ढेर मिला है, और आपको बता चुके हैं लाशों का ढेर कहाँ से मिला है। यूपी के प्रतापगढ़ से, सरायनाहर और मैदान से लाशों का ढेर मिला है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कल हम फिर से मिलेंगे मेरे भाई और बहनों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।